अगर आप बिल्कुल इस चैप्टर के बारे में नहीं जानते तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक प्रॉपर बैच में जाकर इस चैप्टर को पढ़ें। ये देखिए मैंने 4 सेल्स बनाए हैं, ठीक है। तो टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। किस चीज में ये सेल्स सिमिलर हैं? तो जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है। याद रखिए, वेट बियरिंग फंक्शन का मतलब दे कैरी द होल वेट ऑफ अवर बॉडी। जो पैरों की हड्डियां होती है, द लेग बोन्स जो होती है, वो पूरी बॉडी का वजन उठा रही हैं, ठीक है ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं जूलॉजी की माइंड मैप सीरीज में। बच्चों, इसमें हम एक चैप्टर को जो है करीब करीब 60 मिनट में कवर करेंगे। बच्चों याद रखिएगा, ये जो माइंड मैप सीरीज है ये रिवीजन के लिए है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इस चैप्टर के बारे में नहीं जानते तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक प्रॉपर बैच में जाकर इस चैप्टर को पढ़ें डिटेल में, जहां पर टीचर जो है आपको डिटेल में इस चैप्टर के बारे में जानकारी देगा। आप अगर 11th के हैं तो पहले अर्जुना बैच में जाएं और डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी करें, या अगर आप ड्रॉपर हैं तो यकीन बैच में भी आप इस चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं और फिर आकर आप इस माइंड मैप सीरीज से रिवीजन करें। ये सीरीज या ये मेथड जो है रिवीजन का है, जहां पर हम 50 से 60 मिनट में इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम माइंड मैप सीरीज जूलॉजी की। बच्चों, इसमें जो हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और इस चैप्टर में हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में आज बात करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है ना। ये देखिए मैंने 4 सेल्स बनाए हैं, ठीक है। तो टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। किस चीज में ये सेल्स सिमिलर हैं? बच्चों, ये सेल्स जो हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। दे आर सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है। दे आर सिमिलर इन फंक्शन एंड दे आर सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि ये चारों सेल्स जो है एक ही जर्म लेयर से उत्पन्न हुए हैं। वो जर्म लेयर एक्टोडर्म हो सकती है, मेसोडर्म हो सकती है, या एंडोडर्म हो सकती है। तो ये चारों सेल्स किसी एक जर्म लेयर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दे आर सिमिलर इन ओरिजिन, ठीक है। ये चारों सेल माइक्रोस्कोप के नीचे एक जैसे दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, याद रखिए। और ये चारों सेल एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन चारों सेल्स का फंक्शन सिमिलर है, याद रखिए। तो टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि 2 सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है, खाली जगह, 2 सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है, खाली जगह होती है, इसे अपन इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, याद रखिए। इसे अपन इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इस वर्ड को याद रखिएगा, बार बार ये काम आएगा। तो 2 सेल्स के बीच की जो खाली जगह है इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और ये स्पेस कभी खाली नहीं होती, याद रखिए, ठीक है। इस स्पेस में जो है सब्सटेंसेस भरे हुए होते हैं, याद रखिए। इस स्पेस में जो है बच्चों सब्सटेंसेस भरे हुए होते हैं। इस स्पेस में सब्सटेंस भरा हुआ होता है। इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? जो मैं पिंक कलर के डॉट से बना रहा हूं, इस सब्सटेंस को बच्चों कहते हैं क्या? इसे कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसे कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, या मैट्रिक्स भी कहा जाता है इसे, या मैट्रिक्स भी कहा जाता है इसे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बच्चों, इसे टिश्यू कहा जाता है, इसे टिश्यू कहा जाता है। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances which perform a specific function, ठीक है। तो ये पूरा टिश्यू है। टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with the intercellular substance, जो कि सेल्स के बीच में भरा हुआ है, जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, which perform a specific function। हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आइए आगे चलते हैं अपन, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यूज पर आते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, based on the structure and function performed by the cells, the tissues are different and categorized into 4 types। कौन कौन से 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं? ये होता है पहला एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है न्यूरल या इसे आप नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूरल या नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो आपकी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। सबसे पहला टिश्यू, टाइम कम है और काम ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है एपिथेलियल टिश्यू में, कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है ना, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। सेल्स जो हैं बहुत पास पास होते हैं, कॉम्पैक्ट पैकिंग दिखाते हैं। सेल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, याद रखिए। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए सेल इतने पास पास हैं। ठीक है, सेल इतने पास पास हैं कि आप देखें कि ये 3 सेल्स हैं, मैंने नंबरिंग कर दी है। तो 2 सेल्स के बीच में आप देख सकते हैं बच्चों, 2 सेल्स के बीच में आप देख सकते हैं कि कितनी कम स्पेस है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि सेल्स जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और 2 सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नाम मात्र की होती है। इंटरसेलुलर स्पेस अगर कम है, 2 सेल्स के बीच की जगह काफी कम है, तो इसमें जो सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जैसे मैट्रिक्स कहते हैं या इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, वो सब्सटेंस भी बहुत ही कम होता है। तो याद रखिए, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। सेल बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो 2 सेल्स के बीच की जो जगह होती है, जैसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, वो बहुत कम होती है, और इसलिए वो जगह कम होने की वजह से उसमें जो सब्सटेंस भरा हुआ होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था, वो भी बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है ना, विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को ही इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, मैट्रिक्स मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंस। याद रखिए, 2 सेल्स के बीच की जगह को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, उसमें जो सब्सटेंस भरा होता है उसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखिए बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसे एपिथेलियम या एपिथेलिया भी बोला जाता है। और बच्चों, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे हुए होते हैं। इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखिए, इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखिए, एपिथेलियल सेल्स एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे होते हैं, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेटा, एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। याद रखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ये सेल्स का नहीं बना होता, ये बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का, कोलेजन फाइबर्स का और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। लिखना चाहें तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 सेल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं। ठीक है ना, बहुत ही कम है। 2 सेल्स के बीच में आप देखिए, एक उंगली की भी स्पेस नहीं है अगर आप देखें तो इसलिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ठीक है ना, और इसलिए एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती। याद रखिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है लैक्स ब्लड सप्लाई, लैक्स ब्लड सप्लाई। जब किसी टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन उसको एवैस्कुलर टर्म से संबोधित करते हैं, अपन उसे एवैस्कुलर बोलते हैं। अब सवाल यह है कि अगर एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे, जस्ट नीचे, याद रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे यहां पर जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहां पर बच्चों जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे यहां पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। ये देखिए, मैं ब्लड वेसल्स बना रहा हूं, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। इस तरीके से जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू को, एपिथेलियल सेल्स को मिल जाते हैं। याद रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है। बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन को मत भूलिएगा। एपिथेलियल सेल्स पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठे होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पर चलते हैं बेटा। मैंने जैसे कि कहा कि आप एपिथेलियल टिश्यू का एपिथेलियम या एपिथेलिया भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में पहला होता है सिंपल एपिथेलियम। जो बच्चों सिंपल एपिथेलियम होता है, याद रखिएगा, सिंपल एपिथेलियम जो होता है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन आप बना लीजिए एंड देयर इज प्रेजेंट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, याद रखिए, एंड देयर इज प्रेजेंट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियस बना लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है हर जगह मैं न्यूक्लियस ना बनाऊं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो व्हाट इज सिंपल एपिथेलियम? सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। वहीं पर ही जो दूसरा एपिथेलियम होता है उसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम कैसे बनाएं? कंपाउंड एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दीजिए और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बनाएंगे आप, ठीक है ना। ये देखिए मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बनाएंगे ऐसे करके, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बनाएंगे ऐसे करके। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स, ऐसे लिख सकते हैं, 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स, इसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। इसमें एपिथेलियल सेल्स लिख दें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स लिख दें तो बढ़िया रहेगा। तो 2 और मोर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स या सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, सिंपल एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स भी बढ़िया बन जाएं, ताकि कोई कंफ्यूजन आगे हो ही ना, ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम आ गया, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स सिंपल एपिथेलियम, 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट। अब बच्चों सिंपल एपिथेलियम पढ़ने का टाइम आ गया है। सिंपल एपिथेलियम जो होता है बच्चों, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि सिंपल एपिथेलियम में जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन सा होता है? एक होता है सिंपल स्क्वामस, ठीक है, एक होता है सिंपल स्क्वामस, एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल, एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल और एक होता है सिंपल कोलमनार, एक होता है सिंपल कोलमनार, ठीक है। आइए तीनों के बारे में पढ़ें। याद रखिएगा बच्चों, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। हो सकता है हर जगह मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ना बना पाऊं, पर याद रखिए एपिथेलियल सेल्स हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठता है, ठीक है। चलिए आइए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम चालू करते हैं। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इररेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है। इस एपिथेलियम में सेल्स एकदम चपटे या सेल्स एकदम फ्लैट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है, और इनकी इररेगुलर बाउंड्रीज होती है, ठीक है। तो सेल्स कैसे हैं? सेल्स आर फ्लैट, ठीक है, सेल्स आर फ्लैट, ठीक है। इसके न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस बीच में दिख रहा है, तो न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस जो है, ठीक है, प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है। ये राउंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस भी स्लाइटली फ्लैट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस भी स्लाइटली फ्लैट होता है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बेटा ये चपटे सेल्स हैं या फ्लैट सेल्स हैं जैसे कि आप देख रहे हो, तो इनका फंक्शन क्या होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन होता है डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, एंड फिल्ट्रेशन। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहां पाया जाता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के एग्जांपल हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ये पाया जाता है बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में पाया जाता है। बोमेन्स कैप्सूल आपके नेफ्रॉन में होता है। एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाता है? ब्लड वेसल में आ जाता है आपका आर्टरी, आपका वेन और आपका ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपको समझ में आ गया। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, याद रखिए ये सेल्स कैसे हैं? फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर में है, राउंडिश न्यूक्लियस है, पर न्यूक्लियस भी हल्का सा फ्लैट हो रखा है, याद रखिए। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि ये जो सेल्स होते हैं सिंपल स्क्वामस सेल्स, ये आपस में ऐसे फिटेड होते हैं, ऐसे लगता है जैसे फ्लोर टाइल्स हो, ठीक है ना। इसलिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे
पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है, ठीक है। सेल्स आर फिटेड, ठीक है, लाइक फ्लोर टाइल्स, ठीक है, लाइक फ्लोर टाइल्स। इस बात को आप याद रखें, इस बात को आप याद रखें। चलिए अब अगले एपिथेलियम पर चलते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बच्चों इससे पहले कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में स्टार्ट करूं, मैं बता दूं डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन है। याद रखिए, लिख देता हूं मैं, है ना, लिख देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है ना, याद रखिएगा, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स पे होता है। चलिए ये इसकी लोकेशन हो गई। अब अपन चलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। तो सेल का शेप कैसा है, क्यूब शेप्ड है, और नीचे आपको पिंक कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख ही रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है आपको। न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस बच्चों, न्यूक्लियस इसका राउंड होता है, ठीक है, राउंड न्यूक्लियस होता है, और सेंटर ऑफ सेल्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ सेल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस सेल के सेंटर पे पाया जाता है और राउंड न्यूक्लियस होता है, राइट। इस एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है, वो होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप आपका रिवीजन बढ़िया हो रहा है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होते हैं, क्या एग्जांपल है, एक है टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, एक है टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में हम इसमें डीसीटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, एग्जांपल इज डीसीटी, डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ओके, एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब आया सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, मेड अप ऑफ, सिंपल एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल, ठीक है, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, ठीक है, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। याद रखिए, सिंगल लेयर ऑफ टॉल, टॉल लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, स्लेंडर का क्या मतलब होता है, स्लेंडर का मतलब होता है कि इन सेल्स की लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, ये देखिए, ठीक है ना। तो स्लेंडर का मतलब होता है लेंथ तो इन सेल्स की बहुत ज्यादा होती है, याद रखिए, पर इन सेल्स की जो विड्थ होती है, ठीक है ना, वो काफी कम होती है। विड्थ जो होती है सेल्स की, ठीक है, विड्थ काफी कम होती है, याद रखिएगा, जो विड्थ होती है सेल्स की वो काफी कम होती है, ठीक है। आई होप विड्थ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सेल्स को अपन बोलते हैं, ऐसे सेल्स को अपन बोलते हैं, इसमें W लिख देता हूं विड्थ के लिए, ऐसे सेल्स को अपन बोलते हैं कोलमनार सेल्स। तो ये सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है। याद रखिए, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट इन बेसल पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ द सेल, बेसल पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के निचले हिस्से में पाया जाता है, बेसल पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। एंड अगर आप देखें, एंड न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड, ठीक है, न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड, न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड, ठीक है। थोड़ा खिंचा खिंचा न्यूक्लियस बनाना है आपको, लंबा सा न्यूक्लियस बनाना है, थोड़ा सा इलोंगेट करके बनाना है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन इसका भी वही होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, फंक्शन इसका भी वही होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिंपल कोलमनार एपिथेलियम का एग्जांपल क्या है, कहां पर होती है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, ये होती है स्टमक में, ठीक है, ये होती है स्टमक में, ओके। एग्जांपल मतलब ये एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होती है, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एपिथेलियम कहां होती है, स्टमक में होती है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। सिंपल कोलमनार एपिथेलियम हो गई, ठीक है। याद रखिएगा इसमें सेल लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको पिलर लाइक सेल्स भी बताया जाता है, याद रखिए, कुछ किताब में इसको पिलर लाइक सेल्स भी बताया जाता है। स्लेंडर सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है पर विड्थ सेल की कम होती है, ऐसे सेल को स्लेंडर सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कोलमनार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो सिंपल कोलमनार एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, इसकी फ्री सरफेस जो होती है
उसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको इसकी क्लास लेनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, कोई भी एपिथेलियम होता है, सिंपल एपिथेलियम, जैसे कि सिंपल कोलमनार एपिथेलियम ले लेते हैं, इसकी जो ऊपरी सरफेस होती है इसे हम फ्री सरफेस कहते हैं बच्चों, ठीक है, इसे हम फ्री सरफेस कहते हैं, और फ्री सरफेस पर ही मॉडिफिकेशन पाई जाती है। जो निचली सरफेस होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो अपर सरफेस होती है इसे फ्री सरफेस कहते हैं, याद रखिए, मॉडिफिकेशंस फ्री सरफेस पर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशन फ्री सरफेस पर पाए जाते हैं? पहला मॉडिफिकेशन कहलाता है माइक्रोविलाई, ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन कहलाता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो फ्री सरफेस होता है सेल का, वहां पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है माइक्रोविलाई कहा जाता है। तो माइक्रोविलाई क्या होते हैं? दे आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही बने हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई जो होते हैं बेटा, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, इनका काम क्या होता है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय नियरली 20 टाइम्स, याद रखिए, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय नियरली 20 टाइम्स। इसलिए माइक्रोविलाई जो है दे इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, सिंपल, दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, मतलब जहां पर खूब सारे एब्जॉर्प्शन का काम होगा, जहां पर बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करनी होगी, वहां माइक्रोविलाई पाए जाएंगे। माइक्रोविलाई बेटा जिस एपिथेलियम में होते हैं, याद रखिए, उसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, याद रखिए, उसे हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं, उसे हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। आई होप आप साथ साथ में नोट करते जा रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो मॉडिफिकेशन फ्री सरफेस पर पाया जाता है वो होता है सीलिया। बच्चों, जो सीलिया होता है, ये देखिए ऐसे बना लेते हैं, सीलिया जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, याद रखिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऐसे ऐसे बीट करते हैं, ठीक है। जब सीलिया सारे एक साथ बीट करते हैं तो ये किसी भी पार्टिकल को, याद रखिए, ये किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए सीलिया के बारे में लिखते हैं। सीलिया आर हेयर लाइक, ठीक है, दे आर हेयर लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, दे आर हेयर लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स विच बीट इन अ, ठीक है, विच बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है, विच बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर, विच बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? दे टेक अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, किसी भी पार्टिकल को ए से बी पोजीशन पर पहुंचा देते हैं जब सीलियरी बीटिंग होती है। याद रखिएगा, जिस एपिथेलियम में सीलिया पाए जाते हैं उसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है, ओके, याद रहेगा। और जिस एपिथेलियम में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं उसे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है। तो जिस एपिथेलियम में सीलिया पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सीलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है, याद रखिएगा, सीलिएटेड एपिथेलियम। और याद रखिएगा बच्चों कि सीलिया या माइक्रोविलाई की प्रेजेंस केवल सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कोलमनार एपिथेलियम पे ही होती है। आगे चलते हैं, सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। आइए, सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्यूबॉइडल वाला कहां होता है? ठीक है, यानी कि क्यूबॉइडल सेल्स में माइक्रोविलाई पाए जाएं तो कहलाएगा सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके पीसीटी पर होता है, पीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट है। और सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम कहां होता है? जहां कोलमनार सेल पर माइक्रोविलाई हो, ये होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां होता है? क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सीलिया पाए जाएं तो सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये होता है बच्चों ब्रोंकियोल्स में, ठीक है ना, ये होता है बच्चों ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। एंड सिंपल सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, कोलमनार सेल्स के ऊपर सीलिया है, ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब में, जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख पा रहे हो। आइए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों हम लोग अब सिंपल एपिथेलियम के अंत पर आ गए हैं। सिंपल एपिथेलियम में बेटा लास्ट पार्ट जो है वो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। बच्चों ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज अ सिंपल एपिथेलियम। सेल्स आर जनरली क्यूबॉइडल और कोलमनार। याद रखिए ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में सेल्स या तो क्यूबॉइडल होते हैं या कोलमनार होते हैं। एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो होता है कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन ऑल ग्लैंड्स। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल ग्लैंड्स। याद रखिए बच्चों ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में जो क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल्स होते हैं, ठीक है ना, दे हैव हाई कैपेसिटी, ठीक है, दे हैव हाई कैपेसिटी टू सिंथेसाइज, हाई कैपेसिटी टू सिंथेसाइज and secrete a compound, to synthesize and secrete a compound। ठीक है, इन सेल्स में जो कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल या कोलमनार सेल्स, इन सेल्स में किसी कंपाउंड को बनाने की और सिक्रीट करने की गजब की क्षमता होती है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम इसलिए ग्लैंड्स में पाया जाता है। ग्लैंड्स अलग अलग तरह के पदार्थ को बनाती है और सिक्रीट कर देती है। ग्लैंड्स बच्चों दो तरह की होती है, याद रखिए। पहला क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर ग्लैंड का फोटो है। याद रखिए एनसीईआरटी में दे रखा है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फोटो है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, तो ग्लैंड्स का पहला क्लासिफिकेशन है कि किसी ग्लैंड में कितने सेल्स हैं। ठीक है, अगर किसी ग्लैंड में एक ही सेल प्रेजेंट हो तो उसे यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं, उसे यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल होता है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, याद रखिए। और किसी ग्लैंड में अगर बहुत सारे सेल्स हों तो उसे मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहते हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, और बोल देता हूं जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड हो गया। बॉडी में all the glands are multicellular gland except goblet cell which is a unicellular gland। goblet cell क्या सिक्रीट करता है? goblet cell म्यूकस सिक्रीट करता है। आइए ग्लैंड का दूसरा क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है बच्चों, इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है। याद रखिए इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है। तो जो भी कंपाउंड यहां पर सिंथेसाइज और सिक्रीट होता है, ये कंपाउंड डक्ट के माध्यम से अपनी लोकेशन तक पहुंचता है। तो जिन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होता है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है लिवर, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या प्रोड्यूस करता है एज पर एनसीईआरटी? एज पर एनसीईआरटी एक्सोक्राइन ग्लैंड म्यूकस बनाता है, ऑयल बनाता है, ठीक है, ये मिल्क बनाता है। याद रखिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो ये सब चीजें जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली स्वेट बनाता है, सलाइवा बनाता है, ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, नाम तो लिखो भैया, एंडोक्राइन ग्लैंड, मेरे साथ लिखते रहो। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरे प्रकार का ग्लैंड। बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसमें डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जैसे कि ये फोटो में दे रखा है, ये एक कंपाउंड सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है। फिर ये कंपाउंड जो है, ठीक है, ये कंपाउंड जो है ग्लैंड के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है, ठीक है ना, ग्लैंड के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है, याद रखिए ये कंपाउंड जो है इस फ्लूइड में एंटर कर जाता है। ठीक है, और फिर फ्लूइड से ये कंपाउंड जो है ब्लड वेसल में एंटर कर जाता है, ब्लड वेसल में एंटर कर जाता है और ब्लड की सहायता से ये कंपाउंड अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से कंपाउंड बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है बच्चों ये हार्मोन्स बनाते हैं। याद रखिए ये हार्मोन्स बनाते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, याद रखिए इनमें डक्ट नहीं होते। ये पहले कंपाउंड सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, इनके सिंथेसाइज और सिक्रीट किए हुए कंपाउंड को हार्मोन्स कहा जाता है। फिर ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो
सराउंडिंग फ्लूइड है उसमें रिलीज कर दिए जाते हैं, और सराउंडिंग फ्लूइड से ये कंपाउंड ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाते हैं, ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं, और ब्लड के माध्यम से ये कंपाउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। हॉर्मोन्स को ट्रेवल करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए और अपना इफेक्ट दिखा पाए। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का कोई एग्जांपल, बिल्कुल सही, एक एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एक एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और इस तरह बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ये हार्मोन्स बनाते हैं। आइए बच्चों अपन आगे चलते हैं। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम पे आ गए। जो बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने यहां पर 3 लेयर्स बना दिए, ऐसे एपिथेलियम को कंपाउंड एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है? कंपाउंड एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है? कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। याद रखिए, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। याद रखिए, ये कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन होता है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम सिक्रीशन नहीं करता, याद रखिए, ठीक है ना, दे हैव लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ सिक्रीशन। याद रखिएगा, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। याद रखिए, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बच्चों ये कंपाउंड एपिथेलियम है जो स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कर सकते हो, इसको स्ट्रेच कर सकते हो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां होता है? ये आपके यूरेटर पे होता है, और ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। यूरिनरी ब्लैडर आपका यूरिन स्टोर करता है बच्चों। और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है बच्चों, ये एक ऐसा कंपाउंड एपिथेलियम होता है बच्चों जो नॉन स्ट्रेचेबल होता है। याद रखिए, जो नॉन स्ट्रेचेबल होता है, आप इसे स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहां होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है कहां पर? ये होता है बकल कैविटी में। ठीक है, ये होता है बकल कैविटी में, ये होता है फेरिंग्स में। ठीक है, ये होता है फेरिंग्स में, ये होता है इनर लाइनिंग ऑफ, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ सलेवरी डक्ट्स में, इनर लाइनिंग ऑफ सलेवरी डक्ट्स में, एंड ये होता है इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स में भी। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में भी, ओके, यहां पर प्रेजेंट होता है। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर भी पाया जाता है, ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हो गए जो आपको याद करने पड़ेंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉन स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, आगे चलें, चलो, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का डायग्राम है, आप ये देखिए कितनी सारी लेयर्स हैं इसमें सेल्स की। तो व्हाट इज कंपाउंड एपिथेलियम? कंपाउंड एपिथेलियम एक ऐसा एपिथेलियम है जिसमें 2 और मोर लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के लिए एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, वो ले लेते हैं। टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, आपको बताया था ना, फ्री सरफेस होती है विच फेसेस अ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, विच फेसेस अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरमेंट। ठीक है, और द आउटसाइड एनवायरमेंट, और द आउटसाइड एनवायरमेंट। ठीक है, जो फ्री सरफेस होती है एपिथेलियल टिश्यू की, इट फेसेस अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसे याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं सेल जंक्शंस पर। ठीक है ना, सेल जंक्शंस क्या होते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सेल जंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? सेल जंक्शंस आर प्रोटीन्स। ठीक है, सेल जंक्शंस आर प्रोटीन्स। ठीक है, विच स्ट्रक्चरली, ठीक है, विच स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ठीक है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ठीक है, लिंक टू सेल्स। ठीक है, लिंक टू सेल्स, इन्हें सेल जंक्शंस कहते हैं। ठीक है, सेल जंक्शंस बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है टाइट जंक्शन। ठीक है, पहला होता है टाइट जंक्शन, याद रखिए। टाइट जंक्शन जो होता है इट प्रिवेंट्स, ठीक है, इट प्रिवेंट्स, टाइट जंक्शन का फंक्शन होता है प्रिवेंट्स लीकेज। ठीक है, प्रिवेंट्स लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू। दूसरा
जो जंक्शन होता है इसे बच्चों गैप जंक्शन कहते हैं, ठीक है, गैप जंक्शन कहते हैं, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो होता है हेल्प इन, ठीक है, हेल्प इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, हेल्प इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन बाय लिंकिंग, ठीक है, बाय लिंकिंग, ठीक है, साइटोप्लाज्म, बाय लिंकिंग साइटोप्लाज्म of adjacent cells, of adjacent cells, of adjacent cells। याद रखिए बच्चों, जो गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है ना, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ाते हैं ऐसे नॉर्मल क्लास में, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे ये दो सेल हैं, तो जो गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है ना, वो दो सेल्स को इस तरह कनेक्ट करता है, ये बीच में गैप जंक्शन है पिंक कलर का, ये गैप जंक्शन है, याद रखिए, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट करता है दोनों के साइटोप्लाज्म को, ताकि बच्चों एक सेल से दूसरे सेल में क्या क्या जा सकें, आयंस चले जाएं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स चले जाएं, याद रखिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स चले जाएं, और कभी कभार तो लार्ज मॉलिक्यूल भी चले जाते हैं, याद रखिए समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ये गैप जंक्शन होता है। तीसरा जंक्शन होता है एडहेरेंट जंक्शन, ठीक है, तीसरा जंक्शन होता है एडहेरेंट जंक्शन, ठीक है, एडहेरेंट जंक्शन क्या करते हैं, ठीक है ना, दे हेल्प इन सीमेंटिंग, ठीक है ना, दे हेल्प इन सीमेंटिंग एडजेसेंट सेल्स, सीमेंटिंग एडजेसेंट सेल्स, ठीक है ना, सीमेंटिंग एडजेसेंट सेल्स मतलब कि सेल्स को आपस में सीमेंट करके रखता है, सेल्स को आपस में अटैच करके रखता है, मतलब कि जोड़ने की कोशिश करता है, इसे एडहेरेंट जंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। दे हेल्प इन सीमेंटिंग एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, एंड कीपिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है, एंड कीपिंग सेल्स टुगेदर, कीपिंग सेल्स टुगेदर। तो बच्चों ये हो गए हमारे सेल जंक्शन, ठीक है। पहला है टाइट जंक्शन, ठीक है, जो लीकेज रोकता है, टाइट जंक्शन इट प्रिवेंट्स लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू। दूसरा है गैप जंक्शन जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एक सेल से दूसरे सेल में आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है, एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है इस तरह से। और तीसरा है एडहेरेंट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन जो होता है वो दो सेल को आपस में सीमेंट करके रखता है, ठीक है, कीप द टू सेल्स टुगेदर, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू में काफी सारे सेल्स को साथ में सीमेंट करके रखने का काम किसका है, एडहेरेंट जंक्शन का है। तो बच्चों ये हो गए आपके सेल जंक्शंस, और यहां पर अपन ने एपिथेलियल टिश्यू और सेल जंक्शंस खत्म कर लिए हैं। अब अपन चालू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों चलिए कनेक्टिव टिश्यू बिगिन करते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम की कमी है, माइंड मैप सीरीज जो चल रही है, ठीक है। तो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बच्चों कनेक्टिव टिश्यू में यह होता है कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत दूरी पर होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। सेल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, सबसे पहली बात कि सेल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सेल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो एक इसकी खासियत ये होती है, ठीक है, इसलिए 1 2 3 और ये जो 4 सेल्स बनाए हैं, सेल्स के बीच में ना इंटरसेलुलर स्पेस बहुत होता है, ठीक है ना। सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वेरी गुड, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत जगह है, आप देखिए। तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, याद रखिए। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को आप इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इन इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इन इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इज फिल्ड, इंटरसेलुलर स्पेस इज फिल्ड, क्या इज फिल्ड, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलिए, ठीक है, या आप इसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें भरा हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये किसका बना हुआ होता है, ये दो चीजों का बना हुआ होता है बच्चों। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं प्रोटीन फाइबर्स। आओ प्रोटीन फाइबर्स बना लें बीच में, ये देखिए, ये प्रोटीन फाइबर्स अपन बना लेते हैं बीच में, देखिए
ये प्रोटीन फाइबर्स अपन बना लेते हैं बीच में, ठीक है। अब प्रोटीन फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, में होता है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस, आप ग्राउंड सब्सटेंस को सिर्फ मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, याद रखिए, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं बाकी जगह पर, ठीक है। तो ये बीच बीच में अपन क्या भर देते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं। बीच बीच में क्या भर देते हैं, ये ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं। ये देखिए ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर होते हैं सेल्स, देखिए दूर दूर होते हैं। तो दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू में नहीं थी, आप याद रखें, ठीक है ना। जब इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है तो इंटरसेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना होता है, एक तो प्रोटीन फाइबर्स का, तो ये मैंने प्रोटीन फाइबर्स बना दिए, देखिए व्हाइट कलर के, ठीक है। ये मैंने प्रोटीन फाइबर्स बना दिए, व्हाइट कलर के बनाए हैं और येलो कलर के बनाए हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो ग्राउंड सब्सटेंस का भरा होता है, जो मैंने डॉटेड फॉर्म में भर दिया है। तो ये डॉटेड फॉर्म में जो मैंने भरा है ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस जो है उसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है, ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से इतनी क्लैरिटी आपको आ गई होगी कि सेल्स आर फार अपार्ट, क्योंकि ये बेसिक फंडा पूरे कनेक्टिव टिश्यू में काम करेगा। सेल्स आर फार अपार्ट, सेल्स के बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस है। इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भरा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है दो चीजों का बना हुआ है, एक तो प्रोटीन फाइबर्स व्हाइट कलर के और येलो कलर के, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना हुआ है जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसका। ग्राउंड सब्सटेंस मैंने डॉटेड वे में बनाया है। ग्राउंड सब्सटेंस को सिर्फ मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है ना। आइए तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ें। तो इट इज द मोस्ट एबेंडेंट, ठीक है, इट इज द मोस्ट एबेंडेंट, ठीक है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दो वर्ड्स याद रखना, मोस्ट एबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। पूरी बॉडी में बेटा सब जगह कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपकी पूरी बॉडी में सब जगह बोन होती है, याद रख लीजिएगा। आपकी पूरी बॉडी में जो है स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। तो इट इज द मोस्ट एबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। पूरे बॉडी के अंदर ब्लड भरा हुआ है आपके, आप भी जानते हो, ठीक है ना। लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, तभी तो इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज इट लिंक्स टू स्ट्रक्चर्स, इट लिंक्स टू ऑर्गन्स। जैसे लिगामेंट जो है बोन से बोन को जोड़ता है, टेंडन जो है वो मसल से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, याद रखिए। ब्लड जो है कई सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लड जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा दो टाइप्स का है, एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, और एक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। बेसिस है कि भाई सेल का टाइप कौन सा है, सेल कौन से हैं कनेक्टिव टिश्यू में, सेल टाइप बेसिस है, ठीक है ना। बेसिस है कि जो प्रोटीन के फाइबर्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि ग्राउंड सब्सटेंस कौन सा है, याद रखिए, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये तीन बेसिस हैं जिसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन करी गई है। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, फाइबर्स की मात्रा अलग अलग हो सकती है, फाइबर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है, याद रखिए, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिए, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका ब्लड, ठीक है, और आता है आपका लिम्फ, याद रखिए, ठीक है ना। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आती है तुम्हारी बोन, ठीक है, और तुम्हारी कार्टिलेज, ठीक है ना। ओके, राइट,
लूज कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एरियोलर, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आइए पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंसेस देखते हैं, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज करेंगे, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। चलिए तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बार क्लैरिटी दे देता हूं कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बच्चों सेल्स दूर दूर होते हैं और दो सेल्स के बीच की जो जगह है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना हुआ होता है, एक प्रोटीन फाइबर्स और एक ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। बच्चों कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ सेकंड्स पहले कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है। वो दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का होता है? एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो पहले बेसिक डिफरेंस दोनों में देखते हैं। आइए बेसिक डिफरेंस दोनों में देखते हैं। तो पहला पॉइंट, लूज कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस बच्चों ज्यादा होता है। याद रखिए, मोर, ग्राउंड सब्सटेंस मोर होता है। एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि लूज और डेंस में क्या फर्क होता है। ग्राउंड सब्सटेंस इसके अंदर, डेंस के अंदर लेस होता है। दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। याद रखिए यहां पर सेल नंबर मोर होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पर सेल नंबर लेस होता है, यानी कि कम होता है बच्चों, ठीक है ना। और यहां पर फाइबर्स लेस होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स लेस होते हैं, याद रखिए, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की क्या डेफिनेशन लिखती है? आइए बीच में लाइन खींच लेते हैं और हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है लूज कनेक्टिव टिश्यू के लिए? कि सेल्स एंड फाइबर्स, ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है, इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है ना। तो जो सेल्स एंड फाइबर्स होते हैं वो बड़े लूजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है, और ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। डायग्राम जब दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जबकि डेंस के लिए एनसीईआरटी लिखती है कि सेल्स एंड फाइबर्स, ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। बहुत बढ़िया, सब कुछ हो गया, दोनों में डिफरेंस ले लिए। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू को आगे पढ़ना चालू करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है एरियोलर, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है एरियोलर और एक होता है एडिपोस, ठीक है, एक होता है एडिपोस। नाम याद रख लो, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, एरियोलर और एडिपोस। सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू चालू करते हैं। तो सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होते हैं? नंबर 1 सेल्स देखते हैं। सेल को नंबर दे देते हैं, ठीक है, सेल को अपन नंबर दे देते हैं, ठीक है, और फिर लिख लेते हैं, है ना, उनके बारे में, ठीक है। चलो, तो नंबर 1 सेल ये वाला जो ऊपर आपको लाल कलर का दिख रहा है, ये नंबर 1 सेल कौन सा है? ये मैक्रोफेज है। याद रखिए ये मैक्रोफेज है। मैं वहां से लेबलिंग नहीं कर रहा, नहीं तो लाइनें लाइनें हो जाएगी, डिफिकल्टी होगी आपको याद करने में, समझने में। मैक्रोफेज क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करता है, राइट। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है? मेरी क्लास देखो पूरी, यकीन की या अर्जुना की देखो क्लास, तब आपको पता चलेगा फैगोसाइटोसिस क्या होता है। जिनको पता है फैगोसाइटोसिस क्या होता है वो आगे बढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। तो मैक्रोफेज क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब आता है दूसरे नंबर का सेल। दूसरे नंबर का सेल देखो कितना बड़ा सेल है, ये हरे रंग का सेल है। दूसरे नंबर का सेल ये रहा, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ये जो दूसरे नंबर का सेल है इसे फिब्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना, फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। दूसरे नंबर के सेल को बच्चों फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले बच्चों ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का लार्जेस्ट सेल होता है।
याद रखिए। दूसरी बात, ये सेल मैक्सिमम इन नंबर होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में ये सेल मैक्सिमम इन नंबर होता है, याद रखिए, ठीक है ना। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो फिब्रोब्लास्ट सेल है, इसका नाम ही फिब्रोब्लास्ट ऐसे नहीं पड़ा, ये ही फाइबर्स बनाता है। कौन से फाइबर्स बनाता है अभी लेबल करूंगा तो पता चलेगा, और ये ही ग्राउंड सब्सटेंस भी बनाता है। क्या होता है ग्राउंड सब्सटेंस, अभी लेबल करेंगे तो पता चलेगा। तो फिब्रोब्लास्ट मेक्स, ठीक है, मेक्स फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, मेक्स फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, 1 मिनट का सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर का सेल हो गया आपका फिब्रोब्लास्ट। तीसरे नंबर का सेल आपको ये दिख रहा है, ये देखिए तीसरे नंबर का सेल आपको नीचे दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको ब्लू रंग से ही लिख लेते हैं, ठीक है। चलो भैया, ठीक है, तीसरे नंबर का सेल ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसे मास्ट सेल कहते हैं, याद रखिए, मास्ट सेल कहते हैं। मास्ट सेल जो है सिक्रीट्स 3 कंपाउंड्स, ठीक है, सिक्रीट्स 3 कंपाउंड्स। कौन सा? पहला हिपैरिन, ठीक है, दूसरा हिस्टामीन, हिस्टामीन याद कर लो मेरे साथ, और तीसरा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। तो मास्ट सेल जो है वो 3 कंपाउंड सिक्रीट करता है, हिपैरिन, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। हिपैरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। हिस्टामीन एक वेजोडाइलेटर होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, डायमीटर इंक्रीज करता है ब्लड वेसल का। और सेरोटोनिन जो होता है एक वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल का डायमीटर कम करता है। जो चीज मैं बोल रहा हूं वो साथ के साथ लिख लीजिएगा, सेरोटोनिन वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है और ये ब्लड वेसल का डायमीटर कम करता है, ठीक है। आइए अब फाइबर्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग लगा लेते हैं, ये फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स में आप देखिए सबसे पहले तो व्हाइट कलर के फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये कोलेजन फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पर आपको ये येलो कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं, ये येलो कलर के फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इनको इलास्टिक फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है, इनको इलास्टिक फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स की क्या खासियत होती है? कोलेजन फाइबर्स बच्चों व्हाइट फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये रिजिड फाइबर्स होते हैं बेटा, ये इन इलास्टिक होते हैं, मतलब इनमें इलास्टिसिटी तो होती ही नहीं है, याद रखिए। बीच बीच में लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। ये हमेशा बंडल में पाए जाते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक है, राइट। इलास्टिक फाइबर्स की क्या खासियत है? इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं बच्चों सिंगल सिंगल मिलते हैं अपन को। देखिए सिंगल सिंगल मैंने इलास्टिक फाइबर्स बनाए हैं, ठीक है ना। ये ब्रांच्ड होते हैं, याद रखिए, ब्रांच्ड होते हैं। इनमें इलास्टिसिटी तो भर भर के होती है, याद रखिए, इलास्टिसिटी भर भर के होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का तो जवाब ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, याद रखिए। दोनों कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर बच्चों दोनों प्रोटीन फाइबर्स हैं, याद रखिए, प्रोटीन के बने होते हैं ये। दीज आर प्रोटीन फाइबर्स, बोथ आर प्रोटीन फाइबर्स, इस बात का याद रखिएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा। अब आप देखिए हमने लिखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू के लिए कि सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है। देखिए कितना लूज पैकिंग है, बिल्कुल टाइट पैकिंग नहीं है, कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं है। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है, इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये जो डॉटेड वे में मैंने जो बनाया है, ठीक है, ये जो डॉटेड वे में मैंने जो बनाया है सेल और फाइबर के बीच में, ये जो डॉटेड वे में मैंने बनाया है इसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, याद रखिए, इसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ये सेमी फ्लूइड होता है, याद रखिए। इसे आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है, इसे आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो ये है बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के सारे कंपोनेंट्स, ठीक है। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पाया जाता है, आइए इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बच्चों कहां पाया जाता है, इसके एग्जांपल देखते हैं भाई। चलो, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पहला एग्जांपल कहां होता है? इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन, ठीक है ना, इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन, याद रखिए। यानी कि बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो स्किन को आपके नीचे अंडरलाइंग मसल्स के साथ कनेक्ट करता है, स्किन को अंडरलाइंग मसल्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है इसका, ठीक है ना, फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स सपोर्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर्म्स सपोर्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर्म्स सपोर्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर एपिथीलियम, ठीक है, फॉर एपिथीलियम, ठीक है, फॉर एपिथीलियम, ठीक है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एपिथीलियल टिश्यू के नीचे होता है। मैंने आपको एपिथीलियम जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि एपिथीलियम के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है?
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो फॉर्म सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम के नीचे सपोर्ट देने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमेशा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। अब हमारा जो बच्चों दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। इसको अगले पेज पर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर पूरा भर चुका है। तो आइए, जो हमारा दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तो हमारा दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वो है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें मुझे क्या याद रखना है, सीटी का क्या मतलब होता है? सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है, शॉर्ट में कहने के लिए, ठीक है। सीटी जहां पर भी लिखा है समझ लेना वो कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, टाइम कम है इसलिए, ठीक है। तो जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, ठीक है ना, इसमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको एडिपोसाइट कहते हैं, याद रखिए, यही इसकी खासियत है, ठीक है। जो एडिपोसाइट है, याद रखिए, ये एक सेल होती है, इट इज अ फैट स्टोरिंग सेल, याद रखिए, इट इज अ फैट स्टोरिंग सेल, ठीक है। ये जो एडिपोसाइट सेल होती है, याद रखिए, ये क्या स्टोर करती है? फैट स्टोर करती है, और इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल मिलता है, याद रखिए, एडिपोसाइट सेल के अंदर अपन को फैट ग्लोब्यूल मिलता है, फैट ग्लोब्यूल मिलता है, ठीक है। साइड में इसका न्यूक्लियस बना लो, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सेल एडिपोसाइट जो फैट स्टोर करती है वो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा सेल होता है? एडिपोसाइट होता है, याद रखिए। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन कहां होती है, ये कहां पाया जाता है? तो बच्चों एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू भी आपके स्किन के नीचे पाया जाता है, बिलो स्किन, ये याद रख लेना, बिलो स्किन पाया जाता है। ऊपर वाला डायग्राम एनसीईआरटी का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है, नीचे वाला डायग्राम एनसीईआरटी का एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का है बच्चों, ठीक है ना। इसमें लेबल कर सकते हो तो कर लेते हैं, वैसे टाइम कम है। ऊपर वाला सेल कौन सा है? ठीक है, ज्यादा ही मोटा कर दिया मार्कर। ऊपर वाला सेल आपका मैक्रोफेज है, अभी पिछले पेज पे ही लेबल करके आया, ठीक है ना। ओके, ये जो हरा वाला सेल है ये कौन सा है? हरा वाला सेल जो है आपका फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है, हरा वाला सेल आपका फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है ना। और ये ब्लू वाला सेल कौन सा है? ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है, याद रखिए, ठीक है। ये जो ब्लू वाले फाइबर्स हैं ये कौन से हैं? ये आपके कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये आपके कोलेजन फाइबर्स हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी का, वो भी आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। बच्चों मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं क्योंकि टाइम इतना कम है, ठीक है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एक फास्ट रिवीजन है, याद रखिए, इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट टच कर रहे हैं। सारा टच करना तो बहुत मुश्किल है, याद रखिए, 10 लेक्चर 8 लेक्चर लगते हैं इस चैप्टर को करने में, तो हम खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही टच कर रहे हैं। आइए बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बच्चों हम आगे बढ़ के चलते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दूसरे कनेक्टिव टिश्यू में, जिसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। याद रखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू हम कर चुके हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू हो चुका है। अब अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ चुके हैं, ठीक है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बच्चों दो प्रकार का है, याद रखिए, ठीक है। एक है डेंस रेगुलर, ठीक है, एक है डेंस रेगुलर, ठीक है, और एक है डेंस इररेगुलर, ठीक है। एक है डेंस रेगुलर, एक है डेंस इररेगुलर, ठीक है। जो बच्चों डेंस रेगुलर है ये फिर दो प्रकार का है, ठीक है ना। डेंस रेगुलर में एक प्रकार ये है, ठीक है, ये है वाइट फाइब्रस, ठीक है, ये है वाइट फाइब्रस, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए, रेगुलर वाला है, रेगुलर वाला क्या होता है बताऊंगा, ठीक है ना। और यहां पर मैंने बना रखा है येलो फाइब्रस, ठीक है, येलो फाइब्रस, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दोनों रेगुलर हैं, याद रखिए। रेगुलर में बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, रेगुलर में क्या होता है बेटा, पहले व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर देख लेते हैं, रेगुलर वाला पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा एक लेयर में आपको फाइबर दिख रहे हैं, कौन से फाइबर? व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक लेयर में आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, एक लेयर में सेल दिख रहे हैं, ठीक है। फिर एक लेयर में फाइबर दिख रहे हैं, फिर एक लेयर में सेल दिख रहे हैं, फिर एक लेयर में फाइबर दिख रहे हैं। इसे रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इसमें सेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेटा सेल होते हैं मेनली फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, मेनली सेल इसमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं, पर साथ में बच्चों मास्ट सेल भी होते हैं, याद रखिए, और साथ में मैक्रोफेजेस भी होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो मेन सेल तो फिब्रोब्लास्ट होता है, पर साथ में मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। अब आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं,
सेल्स और फाइबर के बीच में जो थोड़ी बहुत जगह बच गई है उसमें अपन पिंक कलर का क्या बना रहे हैं, ये पिंक कलर का अपन ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे हैं, जीएस का मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये है व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कैसा वाला, रेगुलर वाला। रेगुलर में एक लेयर फाइबर की होती है, एक लेयर सेल की, एक लेयर फाइबर की, एक लेयर सेल की, एक लेयर फाइबर की, बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है, डेंस, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर डेंस किसमें प्रेजेंट होता है, ये टेंडन में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है ना, ये टेंडन में प्रेजेंट होता है। टेंडन क्या करता है, टेंडन जो है टीएमबी याद कर लो, टेंडन जो है मसल से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है ना, कनेक्ट मसल टू अ बोन, कनेक्ट मसल टू अ बोन। मैं ऊपर से नीचे लिख रहा हूं, आप लोग साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है ना। तो व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर किसमें होता है, ये टेंडन में पाया जाता है। अब आ जाते हैं येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिए ये भी रेगुलर है, पर येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखिए इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, याद रखिए, और इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना, इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, दोनों फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। येलो कलर के इलास्टिक फाइबर्स लगाए हैं, व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर्स लगाए हैं, क्योंकि ये भी रेगुलर है। तो एक लाइन में फाइबर है, एक लाइन में सेल है, एक लाइन में फाइबर है, एक लाइन में सेल है, एक लाइन में फाइबर है, इस तरह से बहुत ही बढ़िया रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें सेल कौन कौन से होते हैं, इसमें सेल मेनली फिब्रोब्लास्ट होते हैं जो मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं, साथ में मैक्रोफेजेस भी होते हैं, ठीक है, और मास्ट सेल्स भी होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल्स भी होते हैं, पर मेन सेल्स तो फिब्रोब्लास्ट ही होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना, ओके। और बीच बीच में सेल और फाइबर के बीच में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ है, ठीक है, जीएस यानी ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ये भी भाई साहब रेगुलर अरेंजमेंट है। येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हो, और ये भी रेगुलर है, एक लेयर में फाइबर है, एक लेयर में सेल है, एक लेयर में फाइबर है, एक लेयर में सेल है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट। ये किसमें होता है, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर किसमें होता है, ये होता है लिगामेंट के अंदर, याद रखिए, ठीक है, ये होता है लिगामेंट के अंदर। लिगामेंट क्या करता है, एलबीबी याद रख लो, लिगामेंट जो है कनेक्ट बोन टू अ बोन, ठीक है, कनेक्ट बोन टू अ बोन, कनेक्ट बोन टू अ बोन, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो ये व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट, ठीक है, दोनों रेगुलर हैं, ठीक है। येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बेटा व्हाइट फाइबर्स के साथ येलो फाइबर्स भी होते हैं, येलो फाइबर्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इसलिए लिगामेंट फ्लेक्सिबल होता है। व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर जो आप देख रहे हो इसमें केवल व्हाइट फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइबर्स रिजिडिटी का प्रतीक है, इसलिए टेंडन काफी रिजिड होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कि आप देख रहे हो हमें बस एक ही टाइप का पढ़ना है, दैट इज व्हाइट फाइब्रस, दैट इज व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा वाला, इर्रेगुलर वाला। इर्रेगुलर में बेटा क्या होता है, आप देख सकते हो कि फाइबर्स इर्रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, एज अ रिजल्ट सेल भी उल्टे सीधे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि फाइबर्स जो हैं आर इर्रेगुलरली अरेंज्ड, ठीक है, फाइबर्स आर इर्रेगुलरली अरेंज्ड, ठीक है, फाइबर्स आर इर्रेगुलरली अरेंज्ड सो एज द सेल्स, ठीक है, सो एज द सेल्स, ठीक है, ये वाली बात हो गई, ठीक है। और अब आप बोलोगे सर इसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं, सेल्स इसमें वही होते हैं, सेल्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट, याद रखिए, सेल्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट, सेल्स होते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है, मास्ट सेल्स, सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है, यही सेल्स होते हैं, याद रखिए। तो ये सेल्स का नाम अपन ने लिख लिया। और आप देखिए जो पिंक कलर का आपको क्या दिख रहा है, बीच बीच में सेल और फाइबर के बीच में आपको पिंक कलर का ग्राउंड सब्सटेंस नजर आ रहा है। ग्राउंड सब्सटेंस बेटा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ग्राउंड सब्सटेंस, भले वो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसेकेराइड का ही बनता है, इस बात को याद रखिएगा। बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आप खुद लास्ट में देख लीजिए कि सेल और फाइबर कितना कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सेल और फाइबर कितना कॉम्पैक्टली पैक्ड है, देख लीजिए। इसलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी लिखती है कि सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की तरफ चलते हैं।
तो बच्चों हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कर लिया है और अब हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू चालू करने वाले हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहला है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यूज आते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। सबसे पहले मैं आपको कार्टिलेज के बारे में बताता हूं। बच्चों जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। और इनकी खासियत ये होती है कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने कैविटी बनाई है इसको लैक्यूना कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो लैक्यूना यानी कि कैविटी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं और एक लैक्यूना के अंदर आपके पास एक कॉन्ड्रोसाइट हो सकता है, दो कॉन्ड्रोसाइट हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार कॉन्ड्रोसाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, आर प्रेजेंट इन, ठीक है, कैविटी, आर प्रेजेंट इन कैविटी कॉल्ड लैक्यूना, ठीक है, कैविटी कॉल्ड लैक्यूना, ठीक है, लैक्यूना, राइट। अब बच्चों यही कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी बात कर रहा हूं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बनता है, प्रोटीन फाइबर्स का बनता है और ग्राउंड सब्सटेंस का बनता है। तो कार्टिलेज में बच्चों, ठीक है, कार्टिलेज में बच्चों प्रोटीन फाइबर्स के नाम पर कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। कार्टिलेज में बच्चों प्रोटीन फाइबर्स के नाम पर इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, याद रखिए, इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्टिलेज टू कार्टिलेज ये वेरी करता है, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, याद रखिए, ठीक है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, याद रखिए, ठीक है, दे मेक, ठीक है, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दे मेक क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, दे मेक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, क्लियर। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में बच्चों, ठीक है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स, जैसे व्हाइट कलर के फाइबर्स को अपन कोलेजन फाइबर्स कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। येलो कलर के फाइबर्स को अपन इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में प्रोटीन फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है, होते ही हैं प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स में कोलेजन फाइबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स भी आ जाएंगे। पर याद रखिए अलग अलग कार्टिलेज में फाइबर्स अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा भी एक कार्टिलेज होता है जिसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, पर अपन जो है कॉमन चीज लिखना है यहां पर, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन फाइबर्स तो आपने बना लिए और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दूसरी चीज क्या आती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दूसरी चीज आती है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो जो कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस है वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का बनता है, ठीक है, वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का बनता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का बनता है, याद रखिएगा, ये आगे आएगा, ठीक है, जब अपन लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो बीच में ग्राउंड सब्सटेंस भर दीजिए, ठीक है, ये देखिए ग्राउंड सब्सटेंस अपन भर रहे हैं सेल्स के बीच में और फाइबर्स के बीच में जो जगह है, ठीक है ना। ये ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना हुआ है, ये ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना हुआ है, ये ग्राउंड सब्सटेंस बना हुआ है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का, ठीक है। अब एनसीईआरटी बच्चों ये कहती है कि कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको अपन इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, वो कार्टिलेज को क्या बनाता है, वो कार्टिलेज को सॉलिड एंड प्लायबल बनाता है, याद रखिए। प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो कार्टिलेज जो होती है सॉलिड होती है और प्लायबल होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। तो ऐसा लिखता है एनसीईआरटी कि कार्टिलेज में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो कि सेल्स के बीच में भरा हुआ होता है, वो कार्टिलेज को क्या बनाता है, सॉलिड और प्लायबल बनाता है। अब कार्टिलेज कहां पाया जाता है, आइए कार्टिलेज कहां पाया जाता है देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसके, ठीक है, यहां पर एग्जांपल देखते हैं। तो कार्टिलेज पाया जाता है टिप ऑफ नोज में, ठीक है, टिप ऑफ नोज में, आउटर ईयर जॉइंट्स में, ठीक है, आउटर ईयर जॉइंट्स में, ठीक है, आउटर ईयर जॉइंट्स को पिन्ना भी बुलाते हैं, ईयर पिन्ना, ठीक है ना। ओके, कार्टिलेज पाया जाता है कहां पर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में,
ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वर्टिब्रे के बीच में पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये दो वर्टिब्रे हैं, देखिए ये दो वर्टिब्रे हैं V1 और V2, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्क होती है, ये देखिए डिस्क होती है जो मैं ग्रीन कलर की बना रहा हूं, ये कहलाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। और कार्टिलेज कहां कहां पर होता है बेटा? एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, याद रखिए, एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। आप जब एम्ब्रियो थे तो आपका स्केलेटन मेनली कार्टिलेज का बना था, याद रखिए। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, ये कार्टिलेज हट जाती है और बोन आ जाती है। तो एनसीईआरटी ने ये दे रखा है एग्जांपल, एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन जो है किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। एंड ग्रेजुअली ये जो कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन है ये हट जाता है और इसकी जगह बोन आ जाती है, याद रखिए, बोन का बन जाता है हमारा एंडोस्केलेटन, ठीक है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है ये पेल्विक गर्डल में पाया जाता है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है। एंड कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट इन अवर हैंड एंड लिम्स एज पर एनसीईआरटी, हैंड एंड लिम्स एज पर एनसीईआरटी। तो ये सारे कार्टिलेज के एग्जांपल हो गए कि कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट होता है। चलो बोन के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। बोन के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ गए, सॉरी, बोन के बारे में बात करते हैं, आइए, ठीक है ना। तो बेटा बोन में कौन सा सेल होता है? बोन के अंदर बेटा जो सेल प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूं, देखो ये ग्रीन कलर का जो मैं सेल बना रहा हूं बोन के अंदर, इसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है, इसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट। तो बोन के अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है उसे ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। और ये सेल भी भाई साहब कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये सेल भी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इस कैविटी को लेक्यूना कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप लेक्यूना लेक्यूना के अंदर ही आप ऑस्टियोसाइट को बनाएं, आप ऑस्टियोसाइट को बनाएं, ठीक है, क्लियर है। तो ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन कैविटी और लेक्यूना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और एक ऑस्टियोसाइट एक कैविटी के अंदर पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर एक से चार नहीं होते जैसे कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट थे, यहां पर एक लेक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट होता है, ठीक है ना। अब बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, ये तो सेल की बात हो गई। बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सेल के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो किसका बनता है? बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बच्चों वो किसका बनता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो बोन का होता है, ठीक है, इसमें 65% तो बच्चों इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, याद रखिए 65% इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का मेनली बनता है, ठीक है ना, मेनली ये किसका बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है, ठीक है ना। और बोन का बाकी का बचा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 35% ये ऑर्गेनिक होता है, याद रखिए, और ये कोलेजन फाइबर्स का बनता है, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स का बनता है, ठीक है ना, कोलेजन फाइबर्स का बनता है। आप देखिए बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, और ऑर्गेनिक वाला पार्ट मेनली कोलेजन फाइबर्स का बनता है। ये दोनों चीजें बहुत सख्त होती हैं, इसलिए बोन जो होती है आपकी, ठीक है, इसके लिए लिखते हैं अपन, बोन जो है वो हार्ड एंड नॉन प्लायबल होती है। बोन जो होती है आपकी वो हार्ड एंड नॉन प्लायबल होती है। इस बात को याद रखिएगा, जिस एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं उसी एनर्जी से आप पढ़ें। हो सकता है 10-20 मिनट का लेक्चर ज्यादा हो जाए, पर हम इस लेक्चर के बाद पूरा एनिमल टिश्यू ढंग से पढ़ लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट में डिवाइडेड होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट 65%, ऑर्गेनिक पार्ट 35%। इनऑर्गेनिक में मेनली सॉल्ट कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, याद रखिए। इनऑर्गेनिक में अदर सॉल्ट्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट, जो मैंने नहीं लिखा है, जो मेन सॉल्ट है वो मैंने लिखा है, ठीक है ना, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों बोन के विषय में कुछ और बातें आपको मैं बताता हूं। चलिए बोन के विषय में बच्चों और बातें करते हैं। आइए, बोन से बना हुआ बेटा मैं ये स्केलेटन साथ में ले आया हूं, देखिए मिनी स्केलेटन है ये। पहला लिख रहा है कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई साहब। मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम जो आपकी बॉडी का है ये बोन्स का बनता है, याद रखिए बोन्स का बनता है। ये फ्रेम है आपकी बॉडी का, इसके ऊपर ही मसल्स वगैरह टिश्यूज चिपके हुए होते हैं, इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है। बोन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट सॉफ्टर टिश्यूज,
ठीक है, एंड ऑर्गन्स। ठीक है, बोन जो होती है सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। आप ये देखिए रिब केज है, ये रिब केज के अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं? रिब केज के अंदर आपके लंग्स होते हैं, हार्ट होता है। तो बोन जो होती है बेटा, ये सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ओके। और मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम जो है बॉडी का बनाती है। ठीक है, इसके अलावा बोन्स जो हैं इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल। ठीक है, इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। ठीक है, लिम्ब बोन्स जो होती हैं, पैरों की जो हड्डियां होती है, ठीक है, सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। ठीक है, जो हमारी पैरों की हड्डियां होती है वो हमारी बॉडी का पूरा वजन कैरी करती है, याद रखिए। वेट बियरिंग फंक्शन का मतलब दे कैरी द होल वेट ऑफ अवर बॉडी। जो पैरों की हड्डियां होती है, द लेग बोन्स जो होती है, वो पूरी बॉडी का वजन उठा रही हैं। ठीक है ना, तो लिम्ब बोन्स, लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। ठीक है, एंड बोन मैरो इन सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो रेड बोन मैरो होता है, आरबीएम, याद रखिए, रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेड बोन मैरो जो है लॉन्ग बोन्स के अंदर पाया जाता है और ये वो साइट है जिसके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं, याद रखिए, जैसे कि आरबीसी। ठीक है, तो बोन मैरो इन सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड बोन मैरो, किस बोन मैरो की बात कर रहे हैं? रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं। और ये देखिए, ये एनसीईआरटी ने डायग्राम कार्टिलेज का दे रखा है, ये एनसीईआरटी ने डायग्राम बोन का दे रखा है। ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम कार्टिलेज का, नीचे बोन्स का। तो यहां पर बच्चों हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो खत्म हो चुका है। आप बोलेंगे सर ब्लड तो पढ़ाया ही नहीं। ब्लड जो है बेटा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कवर करेंगे। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू चालू करते हैं, चलिए। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। चलिए फटाफट मस्कुलर टिश्यू चालू करते हैं, अपना तीसरा टिश्यू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स आती हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? ओके, डन, सब कुछ बढ़िया है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, इन द बॉडी इज विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, देखो ये मूवमेंट वगैरह सारे जो हैं क्यों हो पा रहे हैं? मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, और ये जो लाइन है बच्चों, जो भी मैं लाइनें लिख के लाया हूं ये आपको बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, याद रखना। ठीक है, ओके। ईच मसल कंटेन मैनी मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर्स, याद रखना। कोई भी मसल हो, जैसे ये बाइसेप मसल है, बाइसेप मसल में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर का मतलब होता है मसल सेल। ठीक है ना, ओके। ईच मसल फाइबर कंटेन मैनी मायोफिब्रिल्स, मैनी मायोफिब्रिल्स। ठीक है, अब मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहा जाता है। ठीक है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में और क्लियर होगा। ठीक है, तो एक मसल के अंदर, जैसे बाइसेप मसल के अंदर क्या है? बहुत सारे मसल सेल्स या मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, ओके। मसल सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं। और एक मसल फाइबर के अंदर क्या है? बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मायोफिब्रिल्स कहा जाता है। ठीक है, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके आगे लिखा है शॉर्टन, शॉर्टन। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन एंड देन रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स के आगे लिखा हुआ है लेंथन। ठीक है, एंड रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मसल फाइबर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी शॉर्टन होता है। ठीक है, जब कोई स्टिमुलस उस पर आता है। ठीक है, और फिर मसल फाइबर जो है कुछ देर बाद रिलैक्स हो जाता है यानी लेंथ में बढ़ जाता है और पहले वाली कंडीशन में वापस रिटर्न कर जाता है। वापस बताता हूं, मसल फाइबर को जब स्टिमुलस मिलता है तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो उसका नेचर है कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी छोटा होता है। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद वो रिलैक्स हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है और वापस अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, समझ में आई ये लाइन? अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मस्कुलर टिश्यू की अगर बात की जाए तो बॉडी के अंदर 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। ठीक है, एक होती है स्केलेटल मसल। ठीक है, एक होती है स्केलेटल मसल। ठीक है, एक होती है स्मूथ मसल। ठीक है, एक होती है स्मूथ मसल। ठीक है,
और एक होती है कार्डियक मसल, ठीक है, एक होती है कार्डियक मसल, राइट, ठीक है। ये तीन प्रकार की मसल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं बच्चों, स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्केलेटल मसल जो होती है बोन्स के साथ अटैच होती है। बोन्स हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, याद रखिए, इसको मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का नाम स्केलेटल मसल क्यों पड़ा? बिकॉज दे आर, ठीक है, दे आर अटैच टू बोन, ठीक है, दे आर अटैच टू बोन, ठीक है, क्लियर, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। स्मूथ मसल को विसरल मसल भी कहते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल को विसरल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, ठीक है। जो आपकी स्केलेटल मसल होती है बच्चों, ये वॉलेंट्री मसल होती है, याद रखिए। इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारे विल पावर में होता है। मैं चाहूं तो ऐसे ऐसे हाथ कर लूं, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल होती है, यानी कि देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माय विल। जब भी हाथ उठाना चाहूं हाथ उठाऊं, हाथ नीचे करना चाहूं हाथ नीचे करूं, ठीक है ना। जबकि स्मूथ मसल जो होती है ये इनवॉलेंट्री मसल होती है, याद रखिए। और जो कार्डियक मसल होती है बच्चों, ये भी इनवॉलेंट्री मसल होती है, ठीक है। यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों का अपने विल पावर में नहीं है। क्या हार्ट को बढ़ा सकते हो कि तेज तेज धक धक कर ले? नहीं, बोलने से तेज थोड़ी धक धक करेगा हार्ट। हार्ट तो अपनी स्पीड पे 72 पर मिनट की स्पीड पर चलता रहेगा, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट की स्पीड पर हार्ट काम करता रहेगा। तो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो है ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अपने विल पावर में या अपने कंट्रोल में होता नहीं है, ठीक है। और कार्डियक मसल जो होती है हार्ट में होती है, हार्ट में पाई जाती है, याद तो होगा इतना तो, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब बच्चों हमें पढ़ना है कि स्केलेटल मसल फाइबर का क्या प्रॉपर्टी है, यानी कि स्केलेटल मसल सेल की क्या प्रॉपर्टी है, स्मूथ मसल सेल की क्या प्रॉपर्टी है और कार्डियक मसल सेल की क्या प्रॉपर्टी है। अब अपन सेल के लेवल पर आ गए और याद रखिए मसल सेल को मसल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। चलो तो पहले स्केलेटल मसल सेल, ठीक है, या स्केलेटल मसल फाइबर लिख दो, ठीक है। ओके, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? देखो सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है, पहली बात तो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस बना दो, ठीक है। ये ब्लू ब्लू कलर के मैं क्या बना रहा हूं? न्यूक्लियस बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, याद रखिए, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। याद रखिए अपन एक सेल की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल सेल या स्केलेटल मसल फाइबर की बात कर रहे हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, 6 बना दिए मैंने, देखो ब्लू ब्लू कलर के, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्राइटेड होता है, याद रखिए स्ट्राइटेड होता है। स्ट्राइटेड को स्ट्रिप्ड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आपको डार्क और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ठीक है। व्हाइट कलर का मैंने लाइट बैंड बनाया है, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो यहां पर स्केलेटल मसल फाइबर की आपको जानकारी लग गई। स्मूथ मसल फाइबर पे आते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है, स्मूथ मसल सेल या स्मूथ मसल फाइबर की बात करते हैं, जल्दी जल्दी चलो, ठीक है। तो स्मूथ मसल फाइबर या स्मूथ मसल सेल जो होता है, इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड का मतलब होता है बीच में से मोटा और कोने से टेपरिंग, ठीक है ना, बीच में से मोटा और कोने से टेपरिंग, ठीक है। ये जो तीखे एंड आप देख रहे हो ये टेपरिंग एंड्स कहलाते हैं, ठीक है। टेपरिंग एंड्स के लिए एक वर्ड यूज होता है, इसे फ्यूजिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, इसे फ्यूजिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कितना दिख रहा है? 1, तो इसलिए यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। क्या डार्क और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, ठीक है। तो नॉन स्ट्राइटेड है, ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड है, यानी कि डार्क और लाइट बैंड्स नहीं पाए जाते। देख लीजिए बिल्कुल साफ बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब कार्डियक मसल फाइबर पे आते हैं, ठीक है, कार्डियक मसल फाइबर पे आते हैं, ठीक है। ये है आपका कार्डियक मसल फाइबर।
ठीक है। कार्डियक मसल फाइबर सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर शेप का है ना, देखो सिलेंड्रिकल शेप है इसका, पहले तो शेप लिख दिया, ठीक है। कितने न्यूक्लियस हैं? एक न्यूक्लियस है, तो यूनी न्यूक्लिएट है, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट है, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट है। ये देखो एक न्यूक्लियस बनाया है, यूनी न्यूक्लिएट है, आप देखो, ठीक है। ब्रांच्ड है, देखिए दो ब्रांच आपको दिख रही है, तो ब्रांच्ड है, ठीक है, कैसा है? ब्रांच्ड है, ओके राइट। और एक मैं बात बता दूं कि स्ट्राइशंस है पर फेंट है, बहुत हल्के हैं, देखो हल्के हल्के डॉट्स से मैंने स्ट्राइशंस बनाए हैं, तो स्ट्राइटेड है पर फेंटली स्ट्राइटेड है, ठीक है, पर फेंटली स्ट्राइटेड है, फेंटली स्ट्राइटेड है, हल्के स्ट्राइशंस दिख रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहां दो कार्डियक मसल फाइबर क्लोज आ जाते हैं बहुत, ठीक है, वहां पर बच्चों एक डिस्क बनती है ऐसे करके, ठीक है, जहां पर दो कार्डियक मसल फाइबर क्लोज आ जाते हैं वहां पर एक डिस्क बनती है जिसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, याद रखिए, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क में क्या होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर क्या होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर बेटा गैप जंक्शंस पाए जाते हैं, ये देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर गैप जंक्शंस होते हैं, पढ़ा था ना आज अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये गैप जंक्शंस होते हैं। गैप जंक्शंस किस काम आते हैं? गैप जंक्शंस जो होते हैं ये कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, याद रखिए, ये कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, इनके थ्रू जो है आयंस वगैरह जो है, ठीक है, इनके थ्रू जो है आयंस वगैरह एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मसल फाइबर की खासियत है, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर और कार्डियक मसल फाइबर, याद रखिए। एक और लास्ट बात, स्मूथ मसल कहां कहां मिलेगी? स्मूथ मसल कहां कहां मिलेगी? विसरल ऑर्गन्स तो लिख दिया, इसे विसरल मसल भी कहते हैं इसलिए, पर कौन से ऑर्गन में स्मूथ मसल मिलेगी? आपको मिलेगी स्टमक में, ठीक है ना। आपको कहां मिलेगी? आपको यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगी, यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगी बच्चों आपको, ठीक है, आपको यूरेटर में मिलेगी, ठीक है, आपको फेलोपियन ट्यूब में मिलेगी, ठीक है, आपको फेलोपियन ट्यूब में मिलेगी, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगी स्मूथ मसल, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल मिलेगी, आपको ब्लड वेसल में स्मूथ मसल मिलेगी। कौन से ब्लड वेसल में? आपको मिलेगी आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल, ठीक है ना, याद रखिए। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। यूट्रस में तुम्हें स्मूथ मसल मिलेगी, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, कुछ एग्जांपल याद करो, ठीक है। अब बच्चों हमने तो मसल वाला पार्ट सारा कर लिया, अब न्यूरल टिश्यू पे आते हैं, फटाफट न्यूरल टिश्यू भी निपटाते हैं, ठीक है, और इस चैप्टर को करते हैं खत्म। न्यूरल टिश्यू, ठीक है, exerts the greatest control over body's responsiveness to changing conditions, exerts greatest control over body's responsiveness to changing conditions। मतलब ये जो न्यूरल टिश्यू होता है बेसिकली कंडीशन चेंज होने पर जो बॉडी का रिस्पॉन्स आता है वो न्यूरल टिश्यू की वजह से आता है। जैसे कोई चिल्ला रहा है तो अपन क्या करते हैं बच्चों? कान बंद कर लेते हैं। तो इतनी तेज आवाज जब होती है, ठीक है, कंडीशन एकदम बदल गई, एकदम तेज आवाज कहीं से आई तो हमने रिस्पॉन्स किया, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, कान बंद कर दिए, ठीक है ना। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये न्यूरल टिश्यू की वजह से डेवलप होता है, याद रखिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं पर से तेज एकदम लाइट आ गई आपके सामने, आप गाड़ी चलाकर जा रहे हो, कहीं पर से सामने ट्रक की तेज रोशनी आपकी आंख में पड़ गई तो आप एकदम हाथ अपनी आंखों के ऊपर रख देते हैं। ये जो बॉडी का रिस्पॉन्स है ये न्यूरल टिश्यू की वजह से होता है। तो जो भी कंडीशन चेंज होती है, तेज आवाज आ गई, ठीक है, कंडीशन चेंज हुई, पहले आवाज नहीं थी पर फिर एकदम तेज आवाज आ गई, पहले लाइट नहीं थी फिर एकदम तेज लाइट आ गई, तो कंडीशन चेंज होने पर जो बॉडी का रिस्पॉन्स आता है वो न्यूरल टिश्यू की वजह से आता है। ये एनसीईआरटी लिखती है। न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन से? पहला न्यूरॉन, ठीक है, पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो जो आपका न्यूरल टिश्यू है इसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं न्यूरल टिश्यू में, एक न्यूरॉन होता है, एक न्यूरोग्लियल सेल होता है, याद रखिए। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, मतलब स्टिमुलस आने पर इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वोल्टेज बदलता है, याद रखिए। -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट्स का वोल्टेज इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो जाता है। जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का आएगा माइंड मैप तो आपको क्लियर कर दूंगा। अभी तो फिलहाल याद करिए न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स का क्या फंक्शन होता है? दे सपोर्ट
ठीक है, दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं? दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, ठीक है, दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं? दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लिया जो है यानी न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप मोर देन 1/2, ठीक है, मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। मतलब 50% से ज्यादा जो न्यूरल टिश्यू में सेल्स होते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2, ठीक है, मोर देन 1/2 यानी कि न्यूरोग्लियल सेल्स हाफ से ज्यादा होते हैं, यानी 100% अगर न्यूरल टिश्यू की बात करी जाए तो 50% से ज्यादा आपको कौन से सेल्स मिलेंगे? न्यूरोग्लियल सेल्स मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। Okay, when a neuron is suitably stimulated and an electrical disturbance, ठीक है, an electrical disturbance, ठीक है, is generated which travels swiftly along the plasma membrane. When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance, ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था कि न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करोगे तो न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसका चार्ज बदल जाएगा, वो -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट पे चला जाएगा। यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पर इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो इस लाइन को माइंड में रखो कि व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस is generated which travels swiftly along the plasma membrane, ठीक है ना। ओके, तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जनरेट होता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस आगे भागता है, ठीक है ना। ओके, तो ये वाली बात हो गई। पर न्यूरल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सेल है न्यूरॉन, याद रखिए, न्यूरॉन के बिना कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ द न्यूरल टिश्यू? इट इज द न्यूरॉन, याद रखना, ठीक है। न्यूरॉन का फोटो देखना बनता है, ठीक है। तो न्यूरॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन में ये व्हाइट कलर की सेल बॉडी होती है, ठीक है, सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। ओके, न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है व्हाइट कलर की, इसे साइटोन भी कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियस दिख रहा है। सेल बॉडी के अंदर आपको ये निसिल ग्रैन्यूल दिख रहे हैं, ठीक है, निसिल ग्रैन्यूल दिख रहे हैं, निसिल ग्रैन्यूल दिख रहे हैं। निसिल ग्रैन्यूल क्या होते हैं? RER प्लस फ्री राइबोसोम्स, ठीक है, RER प्लस फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं ये निसिल ग्रैन्यूल्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, सेल बॉडी तो हो गई। सेल बॉडी से एक लंबी ब्रांच निकल रही है, इस लंबी ब्रांच को एक्सॉन कहते हैं, ठीक है ना। और सेल बॉडी से छोटी छोटी ब्रांचेस पिंक कलर की निकल रही है, इन पिंक कलर की ब्रांचेस को डेंड्राइट कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो पहले तो सेल बॉडी हो गया, ठीक है, पहले तो न्यूरॉन का फोटो में व्हाइट कलर का सेल बॉडी हो गया। सेल बॉडी जो है इसमें न्यूक्लियस है, इसमें निसिल ग्रैन्यूल है, याद रखिए। सेल बॉडी से एक लंबी ब्रांच निकलती है, इसे एक्सॉन कहते हैं, ठीक है ना। और सेल बॉडी से ये पिंक कलर की, ठीक है, सेल बॉडी से ये पिंक कलर की छोटी छोटी ब्रांचेस जो निकलती है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम पिंक कलर की छोटी छोटी ब्रांचेस को डेंड्राइट कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन का फोटो है, ठीक है। ओके, याद रखना निसिल ग्रैन्यूल केवल सेल बॉडी में ही नहीं होते, डेंड्राइट में भी होते हैं। लिख लो कॉपी के अंदर, निसिल ग्रैन्यूल जो हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेंड्राइट, ठीक है। निसिल ग्रैन्यूल केवल सेल बॉडी में नहीं होते, डेंड्राइट में भी होते हैं, ठीक है ना। एक्सॉन में निसिल ग्रैन्यूल नहीं होते, याद रखिए, ठीक है। निसिल ग्रैन्यूल डेंड्राइट में होते हैं, निसिल ग्रैन्यूल जो है सेल बॉडी में होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और निसिल ग्रैन्यूल क्या होते हैं? RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम्स जो सराउंड कर रहे हैं उसको, ये कॉम्बिनेशन को निसिल ग्रैन्यूल कहते हैं, ठीक है। डिटेल अगर देखना है तो मेरा मेन लेक्चर देखो बच्चों, यहीं पर ये माइंड मैप खत्म होता है। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, पर मैंने पूरी कोशिश करी है इसमें पूरी जान डालने की, इसमें हर चीज लिख लिख कर आपको पढ़ाई है ताकि आपको भी थोड़ा फील आए, ठीक है। मुझे लगता है कि PPT अगर पूरी बनाकर लाता तो आपको बोरिंग लगता, ठीक है, क्या ही बोल रहा है ये ऐसा लगता, पर जो है मैंने लिखने की कोशिश करी है। थोड़ा सा मेहनत करिए, आप भी मेहनत करिए। मिलते हैं अगले माइंड मैप में, ठीक है। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा अगला चैप्टर है। बाय।